ड्रामा के स्टार्ट में हम फ़या को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है कि छोड़ दो प्लीज़ मेरे फादर और मदर को छोड़ दो। वो खूब तेज़ से रो रही होती है कि आखिर ये मेरे फादर और मदर के साथ हुआ क्या है? कह रही प्लीज़ दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। वहाँ पर एक पर्सन भी आते हैं, पता चलता है कि वो क्राउन प्रिंस एली होते हैं। फ़या क्राउन प्रिंस को देखकर चिल्लाने लगती है कि योर मैजेस्टी मैंने आपको कभी भी बिट्राई नहीं किया। तो आप मुझे भला क्यों बिट्राई कर रहे हैं? कहते क्योंकि तुम्हारी मोरे फैमिली बहुत ही बेकार है। उसने मेरी ज़ारा को मारा है और मैं उसका बदला लेना चाहता था। कहती अब ये ज़ारा कौन है? ज़ारा वो लड़की है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी, ना ही वो फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी पाई। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस बहुत तेज़ से पैर मार देते हैं फ़या को। कहती है कि तो इसका मतलब तुम मेरी पूरी फैमिली को मार दोगे? तो मुझे पहले क्यों नहीं मारा? कहते हैं अगर पहले मार देता तो विटनेस कैसे बनती तू? कि जब दिल में दर्द होता है तो कैसा होता है। फ़या को बहुत गुस्सा आ रहा था और उधर क्राउन प्रिंस चिल्ला रहे थे कि ज़ारा तुम हेवन में रहकर देख रही हो कि मैंने इसका क्या हाल कर दिया है। अब फ़या धीरे-धीरे उठती है, कहती है कि मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड चूज़ किया पता है? सबको लगता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सच में प्यार भी करती थी और तुमने ये मुझे हेयर पिन दी थी जिस दिन मैंने तुम्हें पसंद किया था। तुमने कहा था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर ख़्याल रखोगे, तो आज आखिर ऐसा क्या हो गया? वहाँ पर क्राउन प्रिंस याद करते हैं कि उसी ने वो हेयर पिन उसको दी थी। कहती है कि अब जब तुम थ्रोन पर बैठ गए तो बदल गए, तुम्हें सिर्फ अचीवमेंट चाहिए थी, वो भी सिर्फ मेरी वजह से मिली है। वॉर में तुमने सबको हराया क्योंकि मेरे फादर की जो टेक्निक थी वो वहाँ पर काम आई थी। और जब तुम्हें चोट लगी थी तो मैंने अपनी जान दाँव पर लगाकर तुम्हें बचाया था। लेकिन जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ पर एली क्या करता है, तुरंत ही फ़या को हेयर पिन मार देता है। फिर फिफ्थ प्रिंस वहाँ पर जॉर्ज आ जाते हैं, कहते हैं एली अगर तुम्हें ये पसंद नहीं थी ना तो तुम उसे जिंदा भी छोड़ सकते हो। कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है ना जॉर्ज इसकी, क्योंकि तुम शुरू से लेकर लास्ट तक बस इससे प्यार करते थे, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी भाव नहीं दिया क्योंकि ये तो मुझसे प्यार करती थी। वहाँ पर उसे भी तीर मार दिया जाता है। जॉर्ज और फ़या अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। कहते हैं मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया और ना ही तुम्हें बचा पाया। फ़या भी कुछ नहीं बोल पाती और जॉर्ज भी, दोनों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। फ़या का रिबॉर्न हो चुका था और वही हेयरपिन जो उसे क्राउन प्रिंस ने दी थी ना, उसके सर पर लगा दी जाती है। दासी बोलती है कि आज आपका हस्बैंड चूज़ करने का दिन है कि आपको चलना पड़ेगा और क्राउन प्रिंस को चुन लीजिए। वो देखती है कि वहाँ पर उसके फादर का बना हुआ आर्टिफैक्ट रखा हुआ है और वो एक ऐसा पज़ल है जिसे जो भी खोलेगा उसी से फ़या शादी करेगी। कहती है पिछली बार मैंने क्राउन प्रिंस को इस पजल का हल बता दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो पजल का सारा सॉल्यूशन ही चेंज कर देती है और कहती है कि इस बार तुम्हें 1% भी चांस नहीं दूंगी क्राउन प्रिंस, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। दासी बोलती है कि आपने ये क्या किया, क्राउन प्रिंस कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कहती वही तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। बाहर निकलती हेयर पिन जो क्राउन प्रिंस ने दी थी ना, तुरंत ही उसे तोड़ देती है। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो हॉल में बैठ जाते हैं। सारे के सारे प्रिंस वहां पर आए हुए होते हैं। सब एक से बढ़कर एक होते हैं और फ़या से सभी शादी करना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं सब जानते भी थे कि फ़या सिर्फ एक ही पर्सन से शादी करना चाहती है, वो है क्राउन प्रिंस एली। मैजेस्टी कहते हैं चलो उठ जाओ। वहाँ पर वो ग्रीट करती है सभी को, कहते हैं कि चलो पजल सॉल्व करो और मिस मोरे से शादी कर लो, जिसको भी ये पजल सॉल्व करनी आती है आगे बढ़े। एक-एक प्रिंस धीरे-धीरे उस पजल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शायद ही उस पजल को कोई खोल भी पाए। सारे प्रिंस एक-एक करके आते जा रहे थे और बोलते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझसे तो सॉल्व होने से रहा। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं अब क्या करोगी, इसे तो कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। दूसरे प्रिंस बोलते हैं कि वो तो सबको पता है कि हमारे क्राउन प्रिंस इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैजेस्टी भी हंस रहे होते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि जो फेया है वो सिर्फ शादी करना चाहती एली से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस वहां पर जारा को लेकर आ जाते हैं। मैजेस्टी भी देखकर हैरान रहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों आई है। यहाँ पर फेया सोच में पड़ जाती है कि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि वो जारा को लेकर आया हो। जारा को लेकर आना, शादी की बात करना, मतलब क्राउन प्रिंस का भी रिबर्थ हुआ है। कहते हैं मैजेस्टी तुम्हें पता है ना कि तुमसे जो है फ़या शादी करना चाहती है, तो तुम ये ज़ारा को क्यों लेकर आए हो? कहते हैं क्योंकि ज़ारा से मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता। और अगर फ़या को लगता है कि वो मुझसे शादी किए बिना नहीं रह पाएगी तो मेरी कंकुबाइन बन सकती है। मैजेस्टी कहते हैं कि उसके फादर देश की रक्षा के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंकुबाइन बनेगी? कहते हैं अगर कंकुबाइन नहीं बन सकती तो को-वाइफ बन जाए, लेकिन ज़ारा नीचे नहीं रहेगी। तब यहाँ पर फ़या बोलती है कि कोई बात नहीं,
मैजेस्टी अभी तक प्रिंस ने ये पजल नहीं सॉल्व की है और बिना पजल सॉल्व किए वो मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते। तब इस पर प्रिंस कहते हैं, एक मेयर सी पजल को तुम मुझे सॉल्व करने को कह रही हो, अभी सॉल्व कर देता हूँ। उसे खोलने लगते हैं, 2-3 बार खोलते हैं लेकिन खुलता ही नहीं। कहते हैं पिछली बार तो ये खुल गया था, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? मन में सोचती ऐसे ही हो सकता है, तुम इसे कभी भी ओपन नहीं कर पाओगे और ना ही इस बार ये तुम्हें राज्य मिलेगा और ना ही तुम यहाँ के मैजेस्टी बन पाओगे। सारे के सारे प्रिंस अब क्राउन प्रिंस पर हंसने लग रहे थे कि तुमने तो बहुत मेयर सी पेजल कहा था, अब तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, यहाँ बेवकूफ बनाने आई हो क्या? इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। तब दूसरे प्रिंस कहते हैं, जो भी सॉल्व करेगा उसी से प्रिंसेस शादी करेंगे ना, तो इंतजार करते हैं। सब लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं फिफ्थ प्रिंस नहीं है, लेकिन क्राउन प्रिंस तुरंत ही बोल देते कि मुझे ना ज़ारा से शादी करना है। ज़ारा कहती नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो ना, मैजेस्टी गुस्सा हो जाएंगे। जो क्राउन प्रिंस होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं मैजेस्टी मैं बहुत ही जल्दी नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा युद्ध लड़ने के लिए, अगर मैं वो युद्ध जीत गया तो आप मेरी शादी ज़ारा से करा देंगे। कहते हैं ठीक है जाओ बैटल फील्ड में, अगर तुमने ये युद्ध जीत लिया तो मैं तुम्हारी हर विश फुलफिल करूंगा। अब यहाँ पर ज़ारा भी खुश हो जाती है, क्राउन प्रिंस भी खुश हो जाते हैं। ज़ारा तो बहुत स्माइल कर रही होती है। क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में फेया मैंने तुम्हें बहुत भाव दिया लेकिन अब नहीं दूंगा। ज़ारा जाने जाते जाते कहती हार गई आखिर तुम। तब मैजेस्टी कहते एक मिनट तुम रुको फेया। कहते जी मैजेस्टी बताइए। फेया बोलती है कि मैजेस्टी मैं चाहती हूँ कि इसे कोई और भी खोले, शायद मैं तभी खुश होंगी। कहते किससे खुलवाना चाहती हो? पता चलता है उधर से फिफ्थ प्रिंस आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं कि पूरा बेहोशी की हालत में होते हैं और मैजेस्टी के सामने भी ड्रिंक कर रहे होते हैं कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फेया का दिल तो पूरी तरीके से फिफ्थ प्रिंस पर आ चुका था। वो ड्रिंक किए हुए थे, तब तब भी फेया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते फया बताओ तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुला कर ले हो? लेकिन मैजेस्टी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फया ऐसे लड़के से शादी करे जो दिन रात बस ड्रिंक किया करता है। कहती है मैजेस्टी फिर भी मैं एक चांस देना चाहती हूँ। वहां पर जैसे ही फिफ्थ प्रिंस देखते हैं और उसे घुमाते हैं और 2-3 राउंड में ही उसे खोल देते हैं और उस फिनिक्स को देखकर वहां पर मैजेस्टी भी खुश हो जाते हैं। फिफ्थ प्रिंस बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। मैजेस्टी को यकीन नहीं होता है कि सच में ये चिड़िया उड़ सकती। वो सोच रहे थे कि बस ऐसे ही फेक होगी, बट जब वो उड़ने लगी तो मैजेस्टी के होश उड़ गए। कहती मैं शादी करना चाहती हूँ फिफ्थ प्रिंस से। कहते हैं सच में करना चाहती हो? कोई पछतावा तो नहीं होगा तुम्हें? कहती कोई पछतावा नहीं होगा, आप बस डे केयर जारी कर दीजिए। कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि तुम इसके टैलेंट को अच्छे से परखोगी, इन 7 दिनों के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी, 7 दिनों तक इंतजार करो। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस एली बाहर खड़े होते हैं और फेया का इंतजार कर रहे होते हैं। कहते आ गई, फादर से क्या कहा, मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो ना? कहते हैं बताओ बताओ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी कंकूबाइन बन सकती हो। कहती मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, ये याद रखो कि मेरे अलावा तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो कहती है तुम इस पर ध्यान ना दो क्राउन प्रिंस, क्योंकि मेरी अलग दुनिया और आपकी अलग दुनिया, वैसे भी वो पजल आपने सॉल्व नहीं की तो आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। कहते हैं कि वो पजल कैसे सॉल्व होगी बताओ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहती है क्राउन प्रिंस अपने काम से काम रखिए। अब क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है कि तुम एक दिन मेरे पैर पकड़ कर रोओगी ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। देखते हैं कि सारे दास दासी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे फिफ्थ प्रिंस तो बहुत ही बेचारे लाचार हैं, इनसे कौन शादी करेगा, इनके पास तो आने से भी लोग डरते हैं। और फेया कह रही थी शादी करने, फेया भला इनसे शादी करेगी? कभी भी नहीं करेगी। क्राउन प्रिंस अपना हाथ झटक देते हैं कि तुम दोनों जरा यहाँ पर आओगे, बताओ कौन सा क्राइम किया है। कहती माफ करिएगा क्राउन प्रिंस, मुझे नहीं पता था कि आप हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। उनके हाथ पर ब्लड लगा होता है। कहते हैं अपने एनिमी सोल्जर्स को मारता हूँ ना, वैसे तुम्हें मारूंगा। कहती है अरे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ये गलती नहीं होगी। दोनों दासी वहां से भाग जाती हैं, लेकिन फिफ्थ प्रिंस को फया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि फया उनसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। फिफ्थ प्रिंस याद करते हैं कि बचपन में एक बार फया बेहोश थी, शायद सांप ने काट लिया था, तो फिफ्थ प्रिंस ने ही उन्हें बचाया था। लेकिन उसी टाइम क्राउन प्रिंस भी उसी रास्ते से निकल रहे थे और वहां पर क्राउन प्रिंस ने सारा क्रेडिट ले लिया, मैंने बचाया था फया को, और शायद इसी वजह से फया बहुत ही प्रिंस की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इधर हम देखते हैं कि मोरे फैमिली की बातें हर जगह पर चल रही थी कि वो तो फिफ्थ प्रिंस से शादी करना चाहती है जो एकदम बेकार है। दासी कहती है कि आप ये सब इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, आप तो अभी फिफ्थ प्रिंस से शादी करेंगी? कहती हाँ इन गॉसिप पर ध्यान बिल्कुल मत दो।
इधर वो अपने फादर के बनाए हुए आर्टिफैक्ट वगैरह को देख रही होती है, कहती है एक-एक जगह पर सब चीज़ों का इंतज़ाम करो। तभी पीछे से फिर से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये कि तुम जानबूझकर ज़ारा को परेशान कर रही हो, देखो ना तुमने उसके फेस पर क्या किया है। कहती मैं तो ज़ारा से मिली नहीं, मैंने उसके फेस पर क्या किया है? कहते जो तुमने आर्टिफैक्ट दिया था ना इसकी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। उस आर्टिफैक्ट को फेया ने बहुत मेहनत से बनाया था और वहाँ पर क्राउन प्रिंस को दिया था। कहती है कि मुझे तो पुरानी बातें अभी याद आ रही कि तुमने मेरी कभी इज़्ज़त नहीं की थी, बल्कि मैं ही तुम्हारे पीछे पागल थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम मेरी चारों को मैनिपुलेट कर रहे हो। कहती रिडिकुलस, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती तुम्हें मैनर्स नहीं है। वहाँ पर फया जोरदार थप्पड़ मारती है क्राउन प्रिंस को। ज़ारा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? क्राउन प्रिंस को थप्पड़ मारा, तुम्हें पता है ना कि क्राउन प्रिंस की क्या हैसियत है? कहते तुम ज़ारा चिंता मत करो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कहती माफ़ करिएगा, गलती से हाथ उठ गया। कहते हैं मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन ज़ारा की तरफ अगर तुमने आँख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती नहीं क्राउन प्रिंस आप इससे क्यों सोच रहे हैं? कहते फया माफ़ी माँगो ज़ारा से कि जो तुमने उसके चेहरे का हाल किया। कहती मैंने कोई चेहरे का हाल नहीं किया और सच बता रही हूँ इसने अपने हाथों से किया होगा। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं जैसे ही उसे पकड़ने चलते तो कहती है भी भूलो मत कि मेरी शादी किससे तय हुई है। कहते हैं किसी से भी तुम्हारी शादी तय नहीं, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। इधर फिफ्थ प्रिंस बैठे होते हैं और पता चलता है हया को क्राउन प्रिंस ने पकड़ लिया है। कहते हैं आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर हम जारा को देखते हैं जो लगातार फया को मार रही होती है। कहती है जब तुम क्राउन प्रिंस से शादी कर रही हो तो आखिर मेरे साथ ये सब करने की क्या जरूरत है। कहती वो क्या है ना कि तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पर वो नौकरों को पैसे देती है कि जाओ और इसके साथ अपना अच्छा सा वक्त बिताओ। लेकिन सही वक्त पर वहाँ फिफ्थ प्रिंस पहुंच जाते हैं और एक-एक का गला काट कर नीचे फेंक देते हैं। इधर एक सैनिक फेया को जो है चोट लगाने चलता है, तभी वहां पर आ जाते हैं फिफ्थ प्रिंस और उस सैनिक को मार देते हैं। ये देखकर तो तुरंत ही ज़ारा डर जाती है कि ये तुमने क्या किया। पता है ना कि क्राउन प्रिंस ने सजा दी थी। तब इस पर फिफ्थ प्रिंस कहते हैं चली जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। वहां पर वो तुरंत ही फेया को उठा लेता है। इतना हर जगह बाहर बहुत टफ बनने की कोशिश करती है और यहाँ इतनी कमजोर कैसे हो गई तुम। वो नीचे गिरने चलते तो फिर प्रिंस उसे फिर से रोक लेते हैं। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं कि ये मेरा ऑर्डर था, तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। कहती है देखो देखो क्राउन प्रिंस कि ये फिफ्थ प्रिंस क्या कर रहा है। कहते हैं कि तुम जैसे डॉग के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहती। कहती है मुझे पता है कि तुम कॉन्कुबाइन बनने के लिए बहुत ही बेताब हो, लेकिन जब मेरा हस्बैंड तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता तो फिर क्या। वहां पर बाकी के सैनिक फया पर अटैक करने चलते हैं तो फिफ्थ प्रिंस उन लोगों को नीचे गिरा देते। फिफ्थ प्रिंस कहते खबरदार अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो मैं इन सबको पनिश करूंगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं रोड बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। कहती है फिफ्थ प्रिंस आप चिंता मत करो, मुझे बस यहाँ से लेकर चलो। क्राउन प्रिंस कहते हैं रुको रुको रुको। लेकिन जारा कहती है कि अगर फिफ्थ प्रिंस से फया को एक दूसरे से प्यार है तो एक दूसरे को साथ ही जाने दीजिए ना। कहते हैं तुम मत बताओ मुझे प्यार है कि नहीं। कहते फया रुक जाओ, फया रुक जाओ, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। फिफ्थ प्रिंस को फया की चिंता तो बहुत थी, लेकिन उसके सामने दिखा नहीं सकते थे। कहते हैं कि अपना ध्यान खुद रखो। कहते हैं कि शादी होने वाली है उसका क्या, तुमने कभी सोचा है। कहते हैं फिफ्थ प्रिंस तुम तो वैसे भी मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहते, बस तुम मुझे जेलस फील करा रही हो। कहती है पता तो कर लो कि आखिर मैं किससे शादी करूंगी। फिफ्थ प्रिंस वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि फया की शादी जो है क्राउन प्रिंस से हो रही है। इधर चारा तैयार हो जाती है, कहती फाइनली क्राउन प्रिंस मेरी और आपकी शादी हो रही है। कहते हैं कि हाँ तुम मेरी लीगल वाइफ बनोगी। वैसे भी फया एक बेकार सी कॉन्कुबाइन बनकर रहेगी आज के इवेंट के बाद, तो मेरी लीगल वाइफ कहती है कि थैंक यू सो मच क्राउन प्रिंस कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। कहते हैं अब सभी को पता चलेगा कि तुम मेरी कितनी प्रिय हो। वहां से क्राउन प्रिंस इतना कहकर चले जाते हो। कहती फया अब मैं तुम्हें इतना ह्यूमिलेट करूंगी ना कि तुम देखती रह जाओगी। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस पूरा अपना सब कुछ लेकर जाते हैं ताकि वो फया से शादी कर सके, मतलब कंकुबाइन के रूप में लेने के लिए। लेकिन इधर फया बहुत ही एटीट्यूड में बाहर निकलती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, माफी मांगो, तब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगा। कहती अरे फिफ्थ प्रिंस कहाँ पर है, फिफ्थ प्रिंस भी आ गए क्या। फिफ्थ प्रिंस को देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, बताया नहीं क्या कि आज तुम्हारी शादी मुझसे है। कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर क्राउन प्रिंस, आप मेरे लिए जरा से भी वर्दी है और आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी। कहते तो फिर ये रेड ड्रेस किसके लिए पहन कर रखी है। हाथ पकड़ लेते तो फया हाथ नीचे छुड़ा देती। कहती मैं शादी तुमसे नहीं, मैं फिफ्थ प्रिंसेस से कर रही हूँ। फिफ्थ प्रिंस तो अब और भी गुस्सा हो जाते हैं कि क्राउन प्रिंस को जेलस फील कराने के लिए
ये फ़या बहुत आगे तक जा रही है। तब इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं फ़या याद रखो। लेकिन अब फिफ्थ प्रिंसेस से शादी की बात हो रही थी तो फिफ्थ प्रिंस फ़या को किसी भी हालत में अपने साथ ही लेकर जाएँगे। तब यहाँ पर फ़या कहती है कि बहुत ही पहले मैजेस्टी का डे केयर आ चुका था और ये डे केयर को तुम टाल नहीं सकते हो। पता चलता है कि मैजेस्टी का डे केयर वहाँ पर साफ-साफ लिखा गया था। उस डे केयर को पढ़कर अब क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, उसे नीचे फेंक देते हैं। कहती है कि वो इंपीरियल एडिक्टेड था, तुमने उसके साथ ये क्या किया? कहते हैं फेक है वो। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और फिफ्थ प्रिंस के कपड़े भी लेकर मीन्स शादी के कपड़े ले कहती फिफ्थ प्रिंस जल्द से जल्द पहन लीजिए। वहाँ पर फिफ्थ प्रिंस को लेकर जाया जाता है कपड़े पहनाने के लिए और पता चलता है कि फ़या ने ये सारा इंतज़ाम पहले ही कर लिया था और फिफ्थ प्रिंस को देखकर फ़या की आँखें खुली रह जाती हैं। सब लोग बोलते हैं कि फिफ्थ प्रिंस सच में कितने हैंडसम लग रहे हैं। हमेशा ऐसे बुझे-बुझे रहते हैं तो अब किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं बताओ सच में मुझसे शादी कर रहे हो क्या? कहती हाँ बिल्कुल सच में कर रही हूँ। तुरंत ही फिफ्थ प्रिंस वहाँ पर फ़या को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। कहती है देखो तो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, लग रहा है हेवन में बनाई गई है। क्राउन प्रिंस को याद आता है कि लास्ट लाइफ में वहाँ पर फ़या सच में क्राउन प्रिंस के पीछे पागल थी। वो उन्हें हर रोज मनाती थी, उनके लिए नई-नई डिश बनाकर लेकर जाती थी, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इवन शादी के टाइम भी वो उसके लिए उसने ड्रेस बनवाई थी, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अब बहुत देर से क्राउन प्रिंस भागते हैं, कहते हैं फ़या को नीचे उतारो, फ़या सिर्फ मेरे साथ जाएगी कि और इंपीरियल एडिक्ट झूठा है। कहती है इंपीरियल एडिक्ट बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हो क्राउन प्रिंस? तो कहते हैं मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लीगल वाइफ बनाऊँगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहती बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूँगा। प्रिंस तलवार निकाल लेते हैं कि क्राउन प्रिंस बस बहुत हो गई बकवास, अब यहीं पर रुक जाओ। तुरंत ही उसको लेकर जाने लगते हैं, कहते हैं क्राउन प्रिंस तुम एक दिन बहुत पछताओगी, मेरी वाइफ बनने के लिए रोओगी, तुम तड़पोगी। इधर ज़ारा इंतजार कर रही होती है कि अभी तक क्राउन प्रिंस आए क्यों नहीं। जैसे ही पता चलता है क्राउन प्रिंस आने वाले हैं तो अपना बहुत ही जल्दी व्हील अपने सर पर डालकर बैठ जाती है कि क्राउन प्रिंस आए, लेकिन अभी भी क्राउन प्रिंस नहीं आते। कहती है कि आए क्यों नहीं अभी तक? कहती है अरे बैठ जाइए ना, आ ही रहे होंगे। क्राउन प्रिंस गुस्से में लाल पीले हो रहे होते हैं और बाकी सब लोग कह रहे होते हैं कि ब्राइड आपकी आ गई हो। कहते हैं कि कौन सी ब्राइड, कैसी ब्राइड? क्राउन प्रिंस पूरा पागल हो चुके होते हैं कि फ़या मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नौकरानी आकर बताती है कि क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में है क्योंकि फ़या ने शादी नहीं की है। कहती है कि इस फ़या के चक्कर में मेरी शादी बर्बाद हो रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूँगी। जाती है, कहती है कि उसका कैरेक्टर भले ही नोबल हो लेकिन आज नोबल मैं बन चुकी हूँ। कहती है योर हाइनेस क्या हुआ है? फ़ाया आई नहीं क्या आपके साथ? वैसे भी वो बहुत ही अच्छा अपने आप को समझने की कोशिश करती लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आपके पास हूँ ना। कहते हाँ ज़ारा तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, क्या तुम कॉन्कुबाइन बनकर रहोगी? उसे लीगल वाइफ बना लेते हैं। कहती है कि नहीं नहीं क्राउन प्रिंस आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कंकुबाइन कैसे बन सकती हूँ? मुझे रोज़ ह्यूमिलेट करेगी। तुम भले ही कंकुबाइन बनकर रहोगी लेकिन तुमसे प्यार मैं ही करूँगा। तो यहाँ पर बस लाने का मकसद है। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं। कहते बिल्कुल भी नहीं हार्म कर रहा हूँ। अब क्राउन प्रिंस को यकीन हो जाता है कि ज़ारा के सामने बस मैंने कुछ शब्द बोले तो इसे इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, क्या ये हमेशा से नाटक करती है ये क्या मेरे सामने? एक बार क्राउन प्रिंस को बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए दिन-रात एक कर दिए, यहाँ तक कि प्रे करने के लिए वो मंदिर भी गई जहाँ पर उसने अपने हस्बैंड के लिए प्रे किया कि क्राउन प्रिंस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अब क्राउन प्रिंस को लग रहा था कि वो भला जॉर्ज से शादी कैसे कर सकती है? कहती क्या उसने जॉर्ज से शादी कर ली? अच्छी बात है ना उसने जॉर्ज से शादी कर ली, अब हम दोनों कम से कम अच्छे से रह सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, हम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी होगी। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि सच बात है, हमेशा से ही तो मैं ज़ारा से ही शादी करना चाहता था, तो आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहती है कि क्राउन प्रिंस आप चिंता मत करिए, एक बार आप मैजेस्टी बन जाएँगे ना, तो उसे अपने पास कर लीजिएगा और उससे शादी भी कर लीजिएगा। कहते हैं ठीक है। इधर फिफ्थ प्रिंस फ़या को ले जाते हैं अंदर। सब लोग कहते हैं अरे रुक तो जाइए, शादी की सारी रस्में पूरी करनी है। वहाँ पर उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है। ये फिर से अपनी बाहों में उठा ले, जल्दी से अंदर जाते हैं। कहते हैं कि बहुत हो गया नाटक, मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। कहते तुम इतने क्लूलेस कैसे हो सकते हो फिफ्थ प्रिंस? मैं सच में आपसे शादी करना चाहती थी। आप कितने क्लूलेस कैसे हो सकते हो? कहते हैं मेरे साथ मिसक्रिएट बिल्कुल मत करना। जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ। तुम्हें मुझ में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। कहती ये आप कैसे बता सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट था या नहीं था? कहते तो फिर ये ठीक है, मुझे ब्लेम मत करना। उसके कपड़े निकालते हैं और वो हग करने लगते हैं। कहते हैं चलो मेरे साथ। लेकिन जब देखते हैं कि उसकी पीठ पर बहुत ही ज़्यादा चोट के निशान लगे हैं, जो जेल में ज़ारा द्वारा लगाए गए थे। कहते हैं कि अभी तक ये मिटे क्यों नहीं? तुम इंजर्ड कैसे हो सकते हो? कहती है आज वेडिंग नाइट है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हैं वेडिंग नाइट?
मैं तुम्हारे साथ बिना ठीक हुए वेडिंग नाइट नहीं मना सकता। कहती है प्रिंस तुम मुझे छोड़ सकते हैं नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ जो लिया है। सुबह होते हुए बहुत देर तक इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक ये फ्रेया उठी क्यों नहीं, उठी क्यों नहीं। वो लेटी हुई होती है आराम से। कहते हैं कि अब उठ भी जाओ, इतनी देर तक लेटोगी क्या। कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या टाइम हो गया है। कहते हैं 8 बज गए। कहती है अरे अरे 8 बज गए, मुझे जल्द से जल्द तैयार होना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। वहीं पर प्रिंस के सामने वो कपड़े चेंज करने लगती है तो कहती है ये क्या कर रही हो। कहती है क्यों, हस्बैंड हो मेरे, तुम्हारे सामने कपड़े नहीं चेंज करूंगी तो किसके सामने करूंगी। ये तो प्रिंस का पूरा मुंह लाल हो जाता है। कहते हैं बुखार हो गया है क्या, ये बीमार हो गई है जो इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। कपड़े पहनकर अभी वो जाती है और वहां पर फिफ्थ प्रिंस और फ्रेया चाय सर्व करते हैं लेकिन इम्प्रेस डाउन कर लेने से मना कर देती हैं कि तुम्हें मैं बिल्कुल भी जो है फिफ्थ प्रिंस की वाइफ नहीं मान सकती क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली थी। तभी क्राउन प्रिंस वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं कि मुझे पनिश करिए। कहते हैं कौन सा पनिशमेंट। कहते हैं फ्रेया ने मुझे लव लेटर दिए थे क्योंकि वो हमेशा से मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वेडिंग के टाइम इसने सब कुछ बदल दिया। इसने वहां पर नकली डे केयर भी दिखाया कि जो है उसकी शादी फिफ्थ प्रिंस से होने वाली है। ये इस तरह की ये धोखेबाजी है। मुझे लगता है कि मैजेस्टी को इसकी सजा देनी चाहिए। कहती है कि मैजेस्टी मेरे फादर द्वारा बनाया गया एक और आर्टिफैक्ट ये कैसे काम करता है। कहती ठीक है अभी सुनाती हूँ। वहां पर वो पूरी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता है, मतलब उसने जो भी बोला होता है, और मैजेस्टी के सामने क्राउन प्रिंस का सारा भेद खुल जाता है और इवन जो उसको पकड़ कर लेकर गए थे ना क्राउन प्रिंस जो उसे मारा था, उसकी वजह से मैजेस्टी और भी गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रेया को कष्ट पहुंचाने की। कहते हैं कि मैंने तो इसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा, इसने जानबूझकर अपने आप को मारा होगा। कहती है जब पता ना हो ना तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस नीचे झुककर माफी मांग रहे होते हैं कि मुझे जो है फ्रेया से शादी करनी है, कि प्लीज आप वो फ्रेया से कहो कि मुझसे शादी कर ले। मैजेस्टी कहते तुमने शादी को जोक समझ रखा है क्या। कहती है अरे मैजेस्टी रुक जाइए, क्राउन प्रिंस को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, जमीन पर गिरकर नाक रगड़ कर तब शायद मैं इन्हें माफ कर दूं। कहते हैं ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन क्या तुमसे शादी करोगी। कहती बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मेरी शादी हो चुकी है। और फिफ्थ प्रिंस को वहां पर किस कर लेती है। क्राउन प्रिंस कहते तुमने ये क्या किया। कहती है अरे हस्बैंड वाइफ के बीच ये नेचुरल है, मैं अपने हस्बैंड को किस नहीं करूंगी तो किसको करूंगी। क्राउन प्रिंस कहते शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। कहती उफ मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, कल रात फिफ्थ प्रिंस ने मुझे बहुत परेशान किया। क्राउन प्रिंस गुस्से में वहां से चले जाते हैं और फिफ्थ प्रिंस भी गुस्से में होते हैं कि ये फ्रेया कितना झूठ बोल लेती है। इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि इस तरह की लड़की को यहाँ पर रखना सही नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं तुम मत बताओ कि किस तरह की लड़की को रखना सही है या नहीं है। तो पीछे से फ्रेया भी जाती है। कहते हैं कि तुमने मुझे भला अपना हस्बैंड कब चुना और मैंने कब तुमसे शादी के लिए हाँ बोली। कहते उस दिन जब पजल सॉल्व किया था तब। कहते मैंने कब पजल सॉल्व की। कहते पजल सॉल्व करने के बाद आप बेहोश हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती। वहां से अब इतना सुनना था कि फिर तो प्रिंस गुस्सा होकर फिर से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया। कहती धोखा, कब धोखा दिया। एंगेजमेंट तो आपने बात करने के लिए कही थी और आप पहले धोखेबाज थे। कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरी केयर करती थी, मुझसे प्यार करती थी, तो अब तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। पीछे से सैनिक देख लेता है उन दोनों को लड़ते हुए तो फिर तो प्रिंस से जाकर बता क्राउन प्रिंस और फ्रे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप चलकर देखिए। क्राउन प्रिंस अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो, अब तुम मेरी ही होकर रहोगी। और वहां पर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी फिर तो प्रिंस जाते हैं कि खबरदार मेरी वाइफ का हाथ मत पकड़ना। तब इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि फेया भले ही तुमने किसी को ढूंढ लिया है, मुझसे तब भी प्यार करती हो और हमेशा प्यार करती रहो। फेया कहती है कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन कुत्ते के भौंकने पर ध्यान मत दो। तो फिर तो प्रिंस चलो यहाँ से। क्राउन प्रिंस अभी भी गुस्सा होते हैं और इधर फेया जाती है मनाने के लिए फिफ्थ प्रिंस को। अब फिफ्थ प्रिंस थोड़ा स्माइल तो करते हैं लेकिन जब भी उन्हें याद आता है कि वो अभी भी जेलस फील कराने के लिए कर रहे हैं तो वो फिफ्थ प्रिंस नाराज हो जाते हैं और कहे जो भी खाना फेया लेकर आई होती है ना चली जाती है। कहती जब ये मेरी बात ही नहीं सुनता है तो मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है इतना आसान भी नहीं होगा मनाना। अभी हम देखते हैं कि रात के टाइम फेया जाती है ना फिफ्थ प्रिंस के पास, उन्हें सेड्यूस करने के लिए कहती है कि मैं आ गई हूँ। वहां पर डांस करने लगती है। कहती जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो मुझे ही आना पड़ेगा। कहते हैं क्या तुम सच में इन सब तरह की हरकतें करोगी क्या। कहती हाँ बिल्कुल करूंगी। जब वो अपने कपड़े निकालने लगती है तो प्रिंस अपना ही कपड़ा उसे पहना देते हैं कि इस तरह मत करो। वहां पर एक चार्ट रखा होता है। कहती है कि ये चार्ट में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। कहते हैं लेकिन कैसे, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। क्या क्या सच में तुम एली से मिली हुई हो क्या। कहती है एली से नहीं मिली हुई, बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। कहते हैं ठीक है बताओ क्या कर सकता हूँ। कहती है आप मेरे हस्बैंड और इसके अलावा
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, याद रखो कि मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ, आप अकेले हैं। फिफ्थ प्रिंस कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूँ, तुम सीरियस कभी भी नहीं हो सकती। कहती है मैं सीरियस हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर से अपना कपड़ा निकालती है, कहती है कि देखो, मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ? तुम बताओ तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों की? तुम तो हमेशा से क्राउन प्रिंस से शादी करना चाहती थी। कहती है नहीं, मुझे उसका असली चेहरा पता है, वो ज़ारा से प्यार करता है ना कि मुझसे, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो प्रिंस फिर से जाने लगता है, कहते हैं उस क्राउन प्रिंस का नाम मेरे सामने मत लो। कहती है कि अब आप भी मेरे पास आ जाओ ना। वहाँ जाकर वो फिफ्थ प्रिंस को किस करने लगती है, लेकिन फिफ्थ प्रिंस फिर से उसे धक्का दे देते हैं। कहती है प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ ना, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। फिफ्थ प्रिंस के दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वहाँ पर फया को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वो चार्ट तैयार कर रही होती है कि कैसे फिफ्थ प्रिंस का दिल जीता जाए, लेकिन तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ब्लाइंड हो गई हो क्या? आखिर तुम फिफ्थ प्रिंस के पीछे इतना पागल कैसे हो सकती हो? कहती है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है, तो प्लीज अपनी औकात मत भूलो, जहाँ पर हो ना वहीं पर रहो। जारा से प्यार करते हो ना, तो जारा के पास जाओ। कहते मैंने तुम्हें हमेशा से ही अच्छे से ट्रीट किया, हमेशा ही तुम्हें सब कुछ माना, लेकिन आज तुम मेरे टेंशन पाने के लिए इतना नीचे गिर सकती हो? कहते तुम्हारी ये टेंशन कभी भी नहीं। वहाँ दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और फिफ्थ प्रिंस दूर से देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कैंपेन के लिए, लेकिन वापस आऊंगा तो तुम देखना खुद ही नील डाउन हो जाओगे। कहती डरती नहीं हो तुमसे, जाओ यहाँ से। इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और तुम मुझे इस बार पीछे नहीं कर सकती हो। पूरी मोरे फैमिली को अगर मैंने ज़मीन में ना दफना दिया ना, तो मेरा नाम भी क्राउन प्रिंस नहीं है। शायद ये वक़्त आ गया है, मुझे भी अपना दूसरा काम करना ही पड़ेगा। फिर तो प्रिंस के पास, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर? कहती है क्यों चिंता हो रही? तभी आई हूँ ना हस्बैंड आपके पास। कहते हैं कि तुम आज सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो। वहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं और फाइनली फिर तो प्रिंस को यकीन हो जाता है कि जो फया है वो सिर्फ़ उसी से प्यार करती है। कहती है कि अब मैं तुम्हें शो करूँगी कि प्यार क्या होता है। वहाँ पर फिर तो प्रिंस और दोनों साथ में अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम ज़ारा को देखते हैं। जो इम्प्रेस डाउनगर के पास जाती है, कहती मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर सी स्वीट्स बनाई है, आप खा लीजिए। कहती वाह तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और बहुत ही अच्छी डिजाइन भी है। कि अच्छा ये बताओ क्राउन प्रिंस कहाँ पर है? कहती है मदर, क्राउन प्रिंस तो वो दिखते ही नहीं, वो मोरे फैमिली के पीछे पागल हो गए और उनकी बेटी के पीछे हर रोज उन्हें देखने के लिए जाते हैं। कहती है कि इसे अक्ल सिखानी ही पड़ेगी, उसे यहाँ पर लेकर आता कि मैं उससे प्रॉपर बात कर सकूं। इधर रात बिताने के बाद भैया को बहुत शर्म आ रही थी। तभी पता चलता है कि नैनी को उसके पास भेजा गया है इस प्रॉपर तौर तरीके सीखने के लिए। जाती है वहाँ पर भैया पहले ही देख लेती कि नैनी बैठी है। कहती बताइए आप यहाँ क्या करने आई? कहती वो एटिकेट सिखाने थे ना तुम्हें, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। कहती एटिकेट, तुमने कभी एटिकेट सीखे हैं? कहते हैं क्योंकि फिर तो प्रिंस की तुम वाइफ हो, इस वजह से एक प्रिंसेस हुई, प्रिंसेस को थोड़ी बहुत महल की जानकारी होनी चाहिए, उठने बैठने का तरीका। कहती है अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है? नैनी कहती तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। दासी मार देती है नैनी को जोरदार थप्पड़ कि लिमिट में रहना। नैनी कहती मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें प्रॉपर एटिकेट सिखा कर ही रहूंगी। जाती है बहुत देर से मारने के लिए वहां पर जो है फया को, लेकिन फया रास्ते से हट जाती है और वहां पे एक जार रखा होता है वो टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी कीमती चीज आसानी से तोड़ सकती हो, तुम्हें पता है ना कि इसकी कीमत क्या है? कहती मेरी फॉल्ट नहीं है, तुम रास्ते से हटी तब टूटा है। कहती जाओ इसे सजा दो, प्रॉपर सजा। तभी वहां पर जरा आ जाती है, कहती है एक छोटी सी चीज के लिए तुम नैनी को क्यों कष्ट पहुंचा रही हो? फिर तो प्रिंस को देखते हैं जो होया के लिए हेयरपिन लेने आए थे, और सैनिक तो बहुत देख कर खुश होता है कि फाइनली हमारे फिफ्थ प्रिंस की जिंदगी में थोड़ी रौनक तो आई। फिर वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं फिफ्थ प्रिंस के रेजिडेंस में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वहाँ पर नैनी और ज़ारा कुछ ज्यादा ही तहलका मचा रही हैं, एटिकेट सिखाने जो गई हैं। अब फिफ्थ प्रिंस को इतना सुनना था कि वो महल की तरफ भागते हैं। बाकी सब लोग कह रहे होते हैं कि ये फिफ्थ प्रिंस थे क्या? फया कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुरंत ही ज़ारा दिखा देती है इम्प्रेस डाउनगर का टोकन, फिर तुम्हें यहाँ पर एटिकेट सीखने ही पड़ेंगे। कहती है चलो नील डाउन हो जाओ, आज तुम्हें प्रॉपर चीजें सिखाई जाएंगी, बहुत एरोगेंट बनती हो ना, इसके साथ अच्छा सलूक करना। तभी फिर तो प्रिंस आ जाते हैं कि तुम हर बार रास्ते में भला कैसे आ जाती हो ज़ारा? ज़ारा कहती है कि देखो इसे रूल सिखाना जरूरी है, आपकी वाइफ हो या किसी की भी वाइफ हो। तो सब फिफ्थ प्रिंस कहते हैं तुम मुझे बताओगी, गला काट दूं क्या तुम्हारा यहाँ पर? तुरंत ही नैनी को वो नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से। नैनी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर तो प्रिंस क्या करते हैं ना, अब ज़ारा को ही मार देते हैं। कहते हैं निकलो यहाँ से। कहते हैं तुमने मुझे हिट किया। कहते हैं और रुके तो और भी मारूंगा, या फिर जाओ यहाँ से। तुरंत ही ज़ारा वहां से भाग जाती है। कहती है सही टाइम पर आए। कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कम से कम इस नाते तो मुझे बता ही सकते हो ना कि कब तुम पर क्या मुसीबत आई है।
कहती इन लोगों से तो मैं निपट लेती, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि थोड़ा-सा जो है मज़े तो ले ही लो। इतनी देर में वहाँ पर फिफ्थ प्रिंस के पास बहुत सारा सोना-चांदी आ जाता है। कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सब कुछ ले आया। कहती लेकिन आपके पास इतना सोना-चांदी आया कहाँ से? कहते तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ क्या? मैं भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्रेया तो स्माइल कर रही होती है। इधर हम एली को देखते हैं जहाँ पर सैनिकों ने बुरी तरीके से हमला कर दिया था। क्राउन प्रिंस छुप के बस अपनी जान बचाना चाहते थे कि फ्रेया अपनी दासी को भी गिफ्ट देती है। कहती है कि जाओ अच्छे से काम करना। कहती है ठीक है। प्रेस डाउनगर मैजेस्टी के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर दासी आती है और बताती है कि फिफ्थ प्रिंस ने उन्हें मारा है और बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है। ज़ारा भी बताती है कि मेरी आँखों के सामने ये सब कुछ हुआ। एट्थ प्रिंस ने मुझे भी मारा है जिसकी वज़ह से मेरा हाथ ही टूट गया है। इम्प्रेस डाउनगर कहती फिफ्थ प्रिंस को यहाँ पर बुलाओ ताकि उन्हें भी सिखाया जा सके कि किस तरह औरतों से बिहेव किया जाता है और नैनी को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। फ्रेया कहती है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। पीछे से फिफ्थ प्रिंस ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। कहते हैं क्या हुआ मुझे बताओगी? तभी सैनिक आ जाता है कि फिफ्थ प्रिंस आपको मैजेस्टी ने बुलाया है। मैजेस्टी के सामने फिफ्थ प्रिंस और फ्रेया दोनों आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुमने सच में ह्यूमिलिएट किया है नैनी और ज़ारा दोनों को। तब वहाँ पर फ्रेया नीचे बैठ जाती है कि मैं जानती हूँ कि मैजेस्टी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, प्रिंस की कोई गलती नहीं है। जानबूझकर वहाँ पर नैनी आई थी और जार था ना उसके फादर द्वारा बनाया गया था और वो बहुत ही कीमती था क्योंकि उसके फादर भी आर्मी में थे। उन्होंने वो मैजेस्टी को देने के लिए कहा था। वो ग्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैजेस्टी को दिया जाता। मैजेस्टी की आंखों में आंसू आ जाते कि वो मेरे भाई जैसा था और उसका इतना कीमती गिफ्ट तोड़ने की हिम्मत कैसी हुई नैनी की। तब यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि आपको इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिनके सामने कोई रास्ता नहीं होता है कि आखिर वो कैसे बचे हैं इन सैनिकों से और जाकर मैजेस्टी को बताएं कि वो युद्ध जीत गए हैं। लगातार बताता है कि योर हाइनेस आपकी रिक्वेस्ट जो है मैजेस्टी तक पहुंचा दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां से आपको कोई भी बचाने आएगा। इधर फ्रेया को फिफ्थ प्रिंस उठाते हैं। कहते हैं कि फादर आपको लगता है कि इसे सजा देनी चाहिए या नहीं सजा देनी चाहिए नैनी को? ऊपर से ज़ारा बीच में हस्तक्षेप कर रही थी और ज़ारा कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद जस्टिस चाहिए। कहती है इम्प्रेस जाऊंगा देखो ज़ारा कितनी बेचारी है, इन लोगों ने जरूर कोई ना कोई प्लॉट बिछाया होगा। इधर पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो कई सारे एरिया हार चुके हैं। कहते हैं क्या एरिया हार गए? कहते हैं हाँ, और अभी उन्होंने वहां पर जो है युद्ध के लिए बुलाया है बाकी सैनिकों को। अब फिफ्थ प्रिंस का फर्ज बनता था कि अपनी कंट्री के लिए वो युद्ध लड़ने के लिए जाए। कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते, मुझे पता है कि ये उसकी चाल है। पता है इम्प्रेस डाउनगर कहती सही बात तो है, फिफ्थ प्रिंस जब यहाँ पर है तो मेरा बेटा अकेले क्यों युद्ध लड़े? फिर वो भी बहुत चोटिल हो गए हैं तो उनकी जान बचाने के लिए फिफ्थ प्रिंस को जाना ही पड़ेगा। कहते ठीक है मैं अपनी किंगडम की रक्षा के लिए यहाँ से जरूर जाऊंगा। कहते फादर आपका विश्वास मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। जाने लगते हैं। कहती प्लीज मत जाइए। वो किस करने लगती है लेकिन तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है। कहती क्या हुआ है तुम्हें? कहती है कि लगता है कि तुम फादर बनने वाले हो। वहां पर अब तो वो फिफ्थ प्रिंस बहुत खुश होते हैं। हर सुबह निकलती है तो देखती है कि उसके मदर और फादर वहां पर आए हैं। जाती है तुरंत ही गले लग जाती है। कहती थैंक यू सो मच कि आप लोग जिंदा है। कहती है अरे ऐसे क्यों बातें कर रही हो, जिंदा तो होंगे ही ना। फिफ्थ प्रिंस कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को थोड़ा सा टाइम दें। वहाँ पर सारे के सारे वेपन्स की जानकारी जो है फिफ्थ प्रिंस को दे दी जाती है और साथ ही में वो अपना जो पास्ट का सपना था ना अपने मदर और फादर को भी बता देती है। जो है क्राउन प्रिंस किसी भी हद तक जा सके इसी वजह से जानबूझकर फिफ्थ प्रिंस को वहाँ पर बुलाया गया है। मेरा हर रोज इंतजार करना। कहते हैं इंतजार करूंगी लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, तुम जिंदा ही वापस आना। कहते हैं हाँ बिल्कुल अपने बच्चे के लिए वापस आऊंगा। वहाँ पर ट्रूप्स के अकॉर्डिंग ही उसे जाना था और एक एक चीज की जानकारी उसके फादर दे देते हैं कि तुम इससे अपनी जान आसानी से बचा पाओगे। कहते फादर थैंक यू सो मच कि आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। नॉर्दर्न कंट्री में आकर वहाँ पर क्राउन प्रिंस होते हैं ना उन्हीं से मिल जाते हैं और सारी की सारी जानकारी बता देते हैं कि अभी यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस आएंगे, उन्हें तुम्हें जान से मारना है और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा सोना चांदी दूंगा। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर गए होते हैं। वहां पर वो अपना टोकन भी दे देते हैं ताकि पता चले कि क्राउन प्रिंस को फिफ्थ प्रिंस ने फंसाया है और उन लोगों के हाथों मरवाया है। इधर अब धीरे-धीरे दिन बढ़ रहे थे और उसकी वोमिटिंग भी हो रही थी। मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। अब वो फाइनली मैजेस्टी और इम्प्रेस डाउनगर बैठ जाते हैं। ज़ारा बहुत खुश होती है, कहती है कि आपका बर्थडे है इम्प्रेस डाउनगर, इसी वजह से मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहती है कि सिस्टर फ्रेया आप कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई है क्या? कहती है मैं तो मैजेस्टी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये फ्लेम कैनन है। मैजेस्टी बहुत खुश हो जाते हैं। ज़ारा कहती है हर बार ये कैसे आ जाती है, मेरी लाइमलाइट छीन लेती है, जाकर इसका इंतजाम अच्छे से करो वरना मैं करूंगी।
दूंगी। इधर हम देखते क्राउन प्रिंस ना मैं एक जगह पर छुपे बैठे हुए होते हैं। पता चलता है फिर तो प्रिंस आने वाले हैं तो वोमिटिंग करने लगते हैं। कहते हैं मेरी हालत बहुत खराब है, अच्छा हुआ तुम ब्रदर सपोर्ट करने के लिए आ गए, जाओ आगे का युद्ध लड़ो जाकर। जैसे फिर तो प्रिंस जाते हैं, क्राउन प्रिंस कहते हैं तो कभी भी जिंदा वापस नहीं आओगे। इधर फया कहती है कि इम्प्रेस की पोजीशन तो मेरी ही होगी, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही जारा को पता चलता है कि फया प्रेग्नेंट है। अब तो जारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जाती है अपने एक दोस्त से मिलने जो कि बैंडेड होता है। कहते हैं अरे तुम यहाँ पर? कहती हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि पुरानी चीजों को भूल गई क्या? कहती बस मेरी एक हेल्प कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहता है ठीक है, लेकिन पहले चलो थोड़ा सा वक्त तो तुम्हारे साथ बिता लूं। वो उसे उठा लेता है और लेकर चला जाता है। इधर फया खड़ी होती है और पता चलता है कि युद्ध का रिजल्ट आ गया, युद्ध जीता जा चुका है। फिफ्थ प्रिंस कहाँ पर है? कहते फिफ्थ प्रिंस का कोई ट्रैक नहीं मिला है, उनकी डेथ हो चुकी है। अब इधर पता चलता है कि फिफ्थ प्रिंस के ऊपर बाकी सैनिक अटैक कर रहे होते हैं। कहते हैं लड़ना है और जीतना है। वहां पर से प्रिंस को तीर लग जाती है। इधर फया बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है और दिन रात उसे बस याद आ रही होती है कि कहती है उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो बेटा, हम लोग तो है ना यहाँ पर। पर जब जारा को पता चलता है कि फया की तबीयत बहुत खराब है और फिफ्थ प्रिंस की भी डेथ हो चुकी है तो जारा बहुत खुश होती है। लेकिन इधर फिफ्थ प्रिंस बच चुके होते हैं। पर थोड़ा सा खाना होता है जहाँ पर मिल बांट कर दोनों सैनिक खा रहे होते हैं। कहते हैं कि इस तरह हम लोग कब तक कैसे घूमेंगे, हम लोग को रास्ता तो मिलना चाहिए ना। पता चलता है कि जब उसको तीर लगी थी ना तो उसने जो आर्मर पहन रखा था ना उसी की वजह से मैं बचा, और ये दिया था फया के फादर ने। इधर वो दिन रात खा रही होती ताकि बच्चा कमजोर ना हो। उसे पूरा यकीन है कि उसके हस्बैंड लौट कर वापस जरूर आएंगे और मेरे बेटे को भी देखेंगे। उसके मदर और फादर रो रहे होते हैं कि मेरी बेटी को लगता है सदमा लग गया है। पता चलता है कि वहां पर बैंडिट अटैक करने आ गए हैं। आती है दासी भागकर कहती है गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इधर फया अपने मदर और फादर से कहती चिंता मत करो, इस बच्चे के लिए खाओ पियो और खुश रहो। उसकी माँ कहती है बहुत दिनों बाद अपना कारनामा दिखाने का मौका मिला है, चलो दिखाते हैं। जब वो लोग अंदर घुसते तो देखते हैं बहुत बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन जब दरवाजा खोलते तो दूसरे गार्डन में पहुंच जाते हैं। कहते ये क्या हो रहा है? वहां पर उन लोगों को ना भ्रम हो रहा होता है, जाते किसी दूसरी जगह पहुंच जाते किसी दूसरी जगह। जो 3 सैनिक होते हैं ना दूसरे 3 सैनिकों के पास जाते हैं तो उन्हें लड़कियां नजर आती हैं। वो उनके साथ रोमांस कर रहे होते हैं। बाहर जो है फया अपने फादर और मदर के साथ खड़ी होती है। कहती बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। कहते हैं आके तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? उन तीनों को ना एक जाल में कैद कर लिया जाता है। कहती है बहुत मजा आया। उसकी माँ कहती है हाँ मजा तो बहुत आया है। तब तक हम देखते हैं उधर से जारा आ जाती है। कहती है सबको पकड़ लो, क्योंकि बैंडिट के साथ ये पूरी फैमिली मिली हुई है। वहां पर वो लाई थी रॉयल सैनिकों को। जारा कहती है कि अब मैं बताऊंगी कि तुम इनके साथ मिलकर काम करती थी। कहती तुम्हारे पास सबूत क्या है? कहती मैं ही सबूत और सारे सैनिक सबूत है। जैसे फया के ऊपर अटैक होने चलता है वो नीचे गिरने चलती तभी फिर तो प्रिंस आकर फया को कैच कर लेते हैं। कहती आप आ गए, मुझे पक्का यकीन था। आप जाकर वहां पर जारा को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन फया वहां पर बेहोश हो जाती है कि बस थोड़ा टाइम और है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। और जो शायद सदमे की वजह से ही उसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। थे मैजेस्टी बहुत रो रहे होते हैं फिफ्थ प्रिंस के मरने की खबर सुनकर। जाते हैं कहते फादर मैं वापस आ गया। फिर अब मैजेस्टी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए। कहते नहीं फादर, वहां पर क्राउन प्रिंस ने सारी चाल चली थी। उन्होंने जानबूझकर ये टोकन उन लोगों को दिया था ताकि मेरे ऊपर इल्जाम लग सके। उनके हाथों में मैंने ये टोकन खुद देखा। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते फादर मैंने आपका ट्रस्ट जीत लिया है, मैंने ये युद्ध भी जीत लिया है। मैं कभी भी इस कंट्री के लिए बिट्राई नहीं कर सकता था। बिट्राई तो मेरे भाई ने किया है, वो उन लोगों से मिला हुआ था, उसने मुझे भी मारने का प्लान बनाया। कहते इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? कहते तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे, ये टोकन लो। कहते फादर लगता है आपको सारी असलियत पता ही चल गई है, तो मैं आपको बता दूं कि तुम बहुत बुढ़े हो चुके हो। अब उस सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी औकात रही नहीं है, इसी वजह से वो सिंहासन मेरा है। जैसे अटैक करने चलते तब पीछे से फिफ्थ प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं तो तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, तुम जिंदा थे? कहते हैं हाँ बिल्कुल जिंदा थे। जारा को भी लाया जाता है। जारा कहती है कि क्राउन प्रिंस फाइनली आप आ गए। पता है एथ प्रिंस ने क्या किया? इन बैंडिट के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है। कहते हैं जारा को छोड़ दो। फिफ्थ प्रिंस कहते हैं कि चलो इस बैंडिट से पूछो कि आखिर क्या हुआ था। बैंडिट को आगे नीचे गिराया जाता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने जारा की वजह से किया और जारा के पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है। कहते हैं नहीं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, मैंने इस आदमी के साथ कभी कोई वक्त नहीं बिताया। क्राउन प्रिंस एली अब बहुत तेज से जारा को मार देते हैं कि तुम जैसी वाहियात औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
राउंड पे जाते हैं, फया के सामने बैठ जाते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहते हैं कि गलती? इस तरह की गलती की कोई भी माफी नहीं है। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती अभी भी बेवकूफी वाली बातें, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कहते शर्म आती है, लेकिन अब तुम मुझसे ही शादी करोगी। मैजिस्ट्री कहते हैं कि जाओ इसे ले जाकर तुरंत ही जेल में डाल दो, मेरी आंखों के सामने दोबारा नहीं आना चाहिए। आप जाकर फया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर की आंखों में आंसू होते हैं कि मेरे बेटे ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी ही थी, आखिर मैं उसे कब तक बचा पाती। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी फया को एक बेटा हो चुका होता है। उसके फादर कहते हैं मेरा ग्रैंडसन तो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा है। कहती हाँ, लेकिन अभी आपको एक ग्रैंड डॉटर की भी जरूरत थी ना। वो दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे और उसे एक बेटी भी हो गई होती है। कहते हैं वाह, फैमिली पूरी हो गई। कहते हैं हाँ फादर, और क्या, अब आप बुढ़े हो गए, इन बच्चों के साथ ही खेलिए। कहते क्या तुमने मुझे बुढ़ा कहा? वहां पर उसके फादर अपने बेटे को दौड़ाने लगते हैं और पीछे से फया खुश होकर बस देख रही होती है फादर और सन की जोड़ी को। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।